आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स टीडीएस फुल कंटेनर में खुश आऊँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा व्लॉग एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत के बारे में है जिसका नाम फूलन देवी है। फूलन देवी को वैसे तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उसकी वजह शोहरत उसका डाकू और उसका डकैत होना था, लेकिन फूलन देवी का ये डाकू और डकैत बचपन से बनने तक का सफ़र किस हद तक जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरा हुआ था, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। फूलन देवी का जन्म जो है वो भारत के सूबे यूपी, जिसको उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गोरखा परवा है। वहाँ पर 1963 में फूलन देवी का जन्म हुआ। फूलन देवी बेसिकली एक निचले दर्जे की कास्ट से ताल्लुक़ रखती थी जिसका नाम मल्लाह कम्युनिटी जिसको कहते थे। आपको पता ही है, इंडिया में, भारत में, हिंदुओं में ये कास्ट सिस्टम चलता है। सो मल्लाह कम्युनिटी जो थी सबसे निचले दर्जे की कास्ट मानी जाती थी। सो जो निचले दर्जे की कास्ट होती है, आप जानते ही हैं कि वो उनकी किस्मत में हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी सहना लिखा गया होता है ठाकुरों की तरफ से, जो कि अपर कास्ट होती थी। नॉर्मली राजपूत वहाँ की अपर कास्ट कंसीडर की जाती थी और वही उसी गाँव के सरबराह भी होते थे। पंचायत के सरबराह भी वही होते थे, फैसले ही सारे उन्होंने भी करने होते थे। सो फूलन देवी का ताल्लुक एक मल्लाह कम्युनिटी से था जो कि निचले दर्जे की कास्ट थी, जो कि इन ठाकुरों की खिदमत किया करती थी, इनकी नाइंसाफ़ी, इनके जुल्म को बर्दाश्त किया करती थी। फूलन देवी बोलना जानती थी, वो जुल्म को, नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करती। फूलन देवी के साथ, उसकी मल्लाह कम्युनिटी के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ ठाकुरों की तरफ से होती थी, वो उन पर आवाज़ उठाती थी, जिसकी वजह से उसके घर वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था गांव के जो ठाकुर होते थे उनकी तरफ से। एक दफ़ा फूलन देवी के चचा और उसका बेटा यानी कि उसका कज़न जाली कागजात बनवा कर फूलन देवी की जो भी छोटी मोटी इनकी ज़मीन थी उन पर कब्ज़ा करने के लिए उसकी ज़मीनों पर पहुंच जाते हैं। फूलन देवी को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो घर वालों की मुखालफत के बावजूद उनसे लड़ने अपनी ज़मीनों पर चली जाती है। फूलन देवी की उम्र उस टाइम सिर्फ 10 साल थी, जिसकी वजह से वो लोग फूलन देवी पर वहाँ बहुत तशद्दुद करते हैं, उसको ज़ख्मी कर देते हैं और बाद में फूलन देवी के घर वाले उसको घर वापस ले आते। फूलन देवी के घर वाले फूलन देवी की इस आदत से बिल्कुल खुश नहीं थे और उनको ये लगता था कि फूलन देवी की वजह से उनके ऊपर और भी मुश्किलात आती रहेंगी। इस वजह से वो लोग एक फ़ैसला करते हैं और वो फूलन देवी की शादी सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन देवी से तकरीबन 25-30 साल बड़े एक इंसान से उसकी शादी कर देते हैं। ये शादी सिर्फ एक भैंस और एक 100 रुपये नकद कैश की इवज़ की जाती है। फूलन देवी शादी करने के बाद अपने शौहर के साथ चली जाती है नज़दीकी एक गाँव में। उसका शौहर उससे उम्र में भी बड़ा होता है, तो उसकी आपस में बनती नहीं है। वो इंतहाई दर्जे की मारपीट फूलन देवी के साथ करने लग जाता है। फूलन देवी के साथ नाइंसाफ़ियों की भरमार उसकी शौहर की तरफ से की जाती है, जिसके बाद फूलन देवी ये फैसला करती है कि वो उस घर को छोड़कर दोबारा गोरखा परवा अपने गांव, अपने मैके वापस आ जाए। इस तरह फूलन देवी रात के पहर मौका तलाश करके अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने मैके दोबारा वापस आ जाती है। फूलन देवी जब वापस आती है तो उसके लिए वापस आना भी आसान नहीं था। पुराना वक्त था, लोग बातें करते थे। पुराने दौर में लोगों को इतनी अकल होती नहीं थी। लोग उसको एक करेक्टरलेस औरत कंसीडर करने लग जाते हैं उसके गांव में, और उसके साथ साथ उसके घर वालों की तरफ से भी रोज़ाना उसको ताने सुनने को मिलते थे कि वो अपना घर नहीं चला सकी, वो अपने शौहर को खुश नहीं रख सकी। फूलन देवी के लिए हालात उसकी अपनी माँ के घर में भी आसान नहीं थे। एक दिन फूलन देवी को उस गांव के जो ठाकुर होते हैं, वो उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ फूलन देवी को
ज़बरदस्ती उसको अगवा कर लेता है और उसको आसपास कोई भी खेतों में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर पूरन देवी शोर मचाती है, रेजिस्ट करती है और गांव के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये बात वहाँ के ठाकुर जो वहाँ के सरबराह होते हैं, जो राजपूत होते हैं, उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त उन्हें नहीं होती कि उनके बेटे के ऊपर या उनका बेटा ये करते हुए पकड़ा गया है। उनकी इज्जत पर ये बात आ जाती है, इसलिए वहाँ पर पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत के सरबराह भी वही ठाकुर होते हैं जिनके बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम होता है, जिसने पूरन देवी के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की होती है। सो पूरन देवी को कसूरवार ठहराया जाता है और उसको एक करेक्टरलेस औरत डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये करेक्टरलेस औरत डिक्लेयर करने के बाद, करेक्टरलेस लड़की डिक्लेयर करने के बाद पूरन देवी को ये हुक्म दिया जाता है कि वो ये गांव छोड़ दे। इस तरह पूरन देवी मजबूरन उस गांव को छोड़कर अपने एक कज़न जिसका नाम कैलाश था, वो एक करीबी एक गांव में रहता था, उसके घर चली जाती है। कैलाश बताया जाता है वैसे तो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन जब पूरन देवी उसके घर गई तो इन दोनों का वहाँ पर आपस में शायद अफेयर हुआ। और कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पूरन देवी जितने दिन कैलाश के साथ रही उसके साथ शादी करके रही। पूरन देवी कैलाश पे काम किया करती थी, उसके खेतों में उसका हाथ बटाया करती थी, लेकिन वहाँ पे गांव वाले उसको रहने नहीं देते थे। गांव वालों की तरफ से वहाँ पर भी उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो लोग उसको आवाज़ें कसा करते थे और ये गांव नज़दीक नज़दीक होते हैं, खबरें पहुँच जाती हैं एक गांव से दूसरे गांव। तो पता होता सबको कि पूरन देवी की वहाँ पे पंचायत ने पूरन देवी को एक करेक्टरलेस लड़की डिक्लेयर किया है। इस वजह से कैलाश के गांव वाले भी पूरन देवी को अच्छा नहीं समझते थे। पूरन देवी को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। इस वजह से पूरन देवी ने दोबारा अपने गांव गोरखा परवा, अपने मैके जो उसका पुराना मैका था, अपनी आबाई गांव था, वहां पर जाने का फैसला किया। और पूरन देवी कुछ अरसे बाद कैलाश का घर छोड़कर दोबारा अपनी माँ के घर आ जाती है। जब पूरन देवी अपनी माँ के घर वापस आती है तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये खबर वहाँ के ठाकुरों के पास भी पहुँच जाती है जो कि वहाँ की पंचायत के सरबराह भी थे, और उन्होंने ही ये फैसला दिया था कि पूरन देवी एक करेक्टरलेस लड़की है, इसको इस गांव से निकाल दिया जाए। जब ये खबर उन तक पहुंचती है तो वो दोबारा पूरन देवी के ऊपर वहाँ की पुलिस से, क्योंकि कंट्रोल होता है उन ठाकुरों का पूरे गांव पर, तो वहाँ के थाने के जो पुलिस वाले होते हैं उनको कहकर पूरन देवी को 1979 में, जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि पूरन देवी ने ठाकुरों के घर चोरी की है, सो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। थाने में पूरन देवी को तकरीबन 7 से 10 दिन रखा जाता है गिरफ्तार करके, और उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद की इंतहा कर दी जाती है। उसको फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है इन 10 दिनों में। उसके बाद पूरन देवी की माँ और गांव के लोग जो कि मल्ला कम्युनिटी से थे, ये माफ़ीनामा लिखवा कर ठाकुरों के साथ पूरन देवी को उस पुलिस वालों से, उन थाने से रिहा करवाते हैं। पूरन देवी पुलिस वालों के कब्जे से तो रिहा हो जाती है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। उसने 16 साल की उम्र में ही इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त कर लिया था, इतनी नाइंसाफ़ी, इवन कि उसको करेक्टरलेस लड़की भी डिक्लेयर कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें, ये मामूली चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर, ये इंतहा दर्जे की बर्दाश्त थी जो कि पूरन देवी के अंदर उस 16 साल की उम्र में थी। पूरन देवी तो रिहा हो गई थी पुलिस स्टेशन से, थाने पुलिस वालों से। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने घर वालों के साथ सो रही होती है तो कुछ डाकू उसके घर पर आ जाते हैं रात के टाइम और पूरन देवी को अगवा करके ले जाते हैं। ये बहुत हैरानकुन बात थी, लेकिन कुछ लोग, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि पूरन देवी अपनी मर्जी से डाकुओं के साथ गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरन देवी इन सारे हालात से अपनी ज़िंदगी से तंग थी, तो वो अपने आप को उन डाकुओं के लिए खुद उसने अपने आप को पेश कर दिया था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरन देवी ने अपनी भाई की ज़िंदगी के बदले अपने आप को डाकुओं के हवाले किया और वो लोग पूरन देवी को उठाकर ले गए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये जो गैंग जिसने पूरन देवी को अगवा किया था, ये 2 बिरादरियाँ, 2 कास्ट के लोग इस गैंग में शामिल थे। मतलब ये कि जो इस गैंग का लीडर था उसका नाम बाबू गुजर था, वो ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था जो कि राजपूत थे, अपर कास्ट थी वहाँ की। और जो इसका असिस्टेंट था विक्रम मल्ला, वो एक निचले दर्जे की कास्ट से ताल्लुक़ रखता था जो कि
एक निश्चित दर्जे की कास्ट कंसीडर की जाती थी। आपको पता भी है कि पूरन देवी भी मल्लाह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी और उस गैंग का जो असिस्टेंट था बाबू गुज्जर का, वो भी विक्रम मल्लाह, वो भी मल्लाह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। तो वो गैंग पूरन देवी को अगवा करके ले जाता है। इसके बाद होता कुछ इस तरह है कि 3 दिन तक चंबल, वहाँ का जो इलाका है चंबल का एरिया जहाँ की मशहूर थी, जंगलात जहाँ के पहाड़ मशहूर थे, जहाँ पर पुलिस पहुँच ही नहीं सकती थी, लोग वहाँ पहाड़ों में खो जाया करते थे, जंगलात में छुप जाया करते थे, डाकू जितने भी होते थे। तो वहाँ पर किसी जगह पर ले जाकर बाबू गुज्जर और उसके कुछ साथी पूरन देवी के साथ लगातार 3 दिन तक जिनसी तशद्दुद करते हैं। जिनसी ज्यादती का शिकार पूरन देवी को किया जाता है। जब बाबू गुज्जर और उसके साथी पूरन देवी को जिनसी ज्यादती का शिकार लगातार 3-4 दिन से बना रहे थे, तो ये बात विक्रम मल्लाह जो कि बाबू गुज्जर का असिस्टेंट था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बताया ही जाता है कि विक्रम मल्लाह दिल ही दिल में पूरन देवी को पसंद भी करता था। इस मौके पर विक्रम मल्लाह एक फैसला करता है कि उसने पूरन देवी को अपने लीडर से बचाना है। इस तरह विक्रम मल्लाह एक रात अपने कुछ साथियों की मदद से, जो कि मल्लाह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे उसी गैंग में, उनकी मदद से बाबू गुज्जर अपने ही लीडर और उसकी हमायत याफ्ता जो साथी थे उनको कत्ल कर देता रात को। बाबू गुज्जर को कत्ल करने के बाद विक्रम मल्लाह पूरन देवी की जान भी बचा लेता है और खुद उस गैंग का लीडर भी बन जाता है। पूरन देवी विक्रम मल्लाह के अंडर रहकर ही एक मशहूर डाकू बनी। विक्रम मल्लाह ही वो इंसान था जिसने पूरन देवी को ट्रेनिंग दी, सारे वो दाव पेच सिखाए, उसको असला उठाना सिखाया, उसको निशाना लगाना सिखाया, और साथ में ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो गए थे और पूरन देवी ने विक्रम मल्लाह के साथ शादी भी कर ली थी। ये लोग, इस शादी के बाद इन लोगों ने अपने गैंग को बहुत मजबूत करना शुरू किया और चंबल का इलाका जो कि जंगलात और पहाड़ों पर मुश्तमिल है, ये लोग वहाँ पर डकैतियाँ करने लगे। ये लोग वहाँ पर किडनैपिंग करते थे, किडनैप करने के बाद उनसे पैसा वसूली किया करते थे। सो इन्होंने अपने उस एरिया में, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के एरिया में इन लोगों ने अपने गैंग को मशहूर कर लिया था ऑलरेडी। लोग इनके खौफ से डरने लगे थे। इसके बाद पूरन देवी और उसका गैंग विक्रम मल्लाह, ये दोनों अपने गैंग के साथ उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर पूरन देवी की शादी 11 साल में पट्टी लाल के साथ हुई थी। पूरन देवी उस गांव में जाकर पट्टी लाल के साथ बहुत तशद्दुद करती है, उसको पिटवाती है अपने गैंग मेंबर से, लेकिन उसको मारती नहीं है। और फिर उसी गांव में खड़े होकर ज़ोर से ये ऐलान भी करती है कि अगर किसी ने किसी लड़की की, अपनी बेटी की कम उम्र में शादी करवाई तो पूरन देवी उसको कत्ल कर देगी। ये करने के बाद विक्रम मल्लाह पूरन देवी अपने गैंग के साथ वापस अपने इलाके में आ जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपने ये 2 नाम याद रखने हैं, श्री राम और लाला राम। ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि बाबू गुज्जर के साथी थे और ये गिरफ्तार हो चुके थे। ये दोनों, श्री राम और लाला राम, अपर कास्ट से ही ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग उस वक्त गिरफ्तार थे जिस टाइम विक्रम मल्लाह ने पूरन देवी की जान बचाने के लिए बाबू गुज्जर को कत्ल किया और गैंग का सरबराह बना। ये दोनों अब रिहा हो चुके हैं। इन दोनों को ये खबरें पहुंच चुकी होती हैं कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को कत्ल कर दिया है। इन दोनों को इस चीज़ का शदीद गुस्सा होता है। एक गुस्सा तो इस बात पर होता है कि एक निचले दर्जे की कास्ट के बंदे विक्रम मल्लाह ने एक ठाकुर लीडर को कत्ल किया, और दूसरा गुस्सा इनको ये होता है कि उस विक्रम मल्लाह अब गैंग का सरबराह भी बन गया है। अब ये दोनों, श्री राम और लाला राम, अपनी मंसूबाबंदी करने लगते हैं कि किस तरह ये विक्रम मल्लाह से अपने लीडर बाबू गुज्जर के कत्ल का बदला लेंगे। उधर विक्रम मल्लाह पूरन देवी अपने गैंग को बढ़ाने और अपनी कार्रवाइयाँ तेज करने की प्लानिंगों पे लगे हुए होते हैं। उनको ये मालूम भी नहीं होता कि श्री राम और लाला राम जेल से रिहा हो चुके हैं, या वो दोनों ये मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि वो इन पर हमला करेंगे इनको कत्ल करने के लिए। व्यूअर्स, फिर एक दिन वो वक्त आ जाता है 13 अगस्त 1980 का, जब श्री राम और लाला राम पूरन देवी और विक्रम मल्लाह के गैंग की कुछ साथियों को अपने साथ मिला लेते हैं, और उनकी मुखबरी की ही वजह से 13 अगस्त 1980 को ये लोग उस जगह पर रात को हमला करते हैं जहां पर पूरन देवी, विक्रम मल्लाह और इनके गैंग के साथी छुपे हुए थे और सो रहे थे। श्री राम और लाला राम उस कैंप के अंदर
एंटर होते हैं जहाँ पर विक्रम मल्ला पूलन देवी के साथ सो रहा होता है और वो बिना कुछ देरी के इंतज़ार किए वो विक्रम मल्ला पर फायरिंग खोल देते हैं, उस पर गोलियां बरसा देते हैं। विक्रम मल्ला वहीं मौके पर ही गिरकर मर जाता है। इसके बाद ये इंतज़ार नहीं करते और पूलन देवी को कब्जे में लेने की ऑर्डर पास करते हैं। एक गांव जिसका नाम बहमई गांव है, उस गांव में ये पूलन देवी को अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर पूलन देवी की ज़िंदगी पर दोबारा सख्तियों की इंतहा शुरू होने वाली होती है। ये दोनों श्री राम और लाला राम ठाकुर होते हैं और ठाकुरों की कास्ट से इनका ताल्लुक होता है और इनके अंदर बदले की आग भी होती है। विक्रम मल्ला को ये कत्ल कर चुके होते हैं, पूलन देवी को ये उठा कर, पूलन देवी वही लड़की थी जिसकी वजह से बाबू गुजर कत्ल हुआ था। तो ये पूलन देवी को अपने उस गांव में, बहमाई गांव में तकरीबन 10-12 दिन रखते हैं और उस 10-12 दिन में गांव का कोई ही अपर कास्ट का ठाकुर ना बचा था जिसने पूलन देवी का जिनसे ज्यादती ना की हो। बहमाई गांव में श्री राम और लाला राम 10-15 दिन पूलन देवी के साथ जिनसे ज्यादती करते हैं और हर बंदे से वो ऐसा करवाते हैं। पूलन देवी के लिए ये हालात बहुत मुश्किल थे। उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसका अपना जो शौहर था विक्रम मल्ला, गैंग का वो लीडर भी था, वो कत्ल हो गया था, उसको कत्ल कर दिया था इन लोगों ने। होता कुछ इस तरह है कि एक रात तकरीबन 12-15 दिन बाद एक रात एक बंदा जो कि विक्रम मल्ला का साथी था और उनके गैंग मेंबर भी था, संतोष पंडित जिसका नाम था, उसको ये कहीं से खबर मिलती है कि श्री राम और लाला राम पूलन देवी को उठाकर बहमाई गांव में लेकर गए हैं और वहाँ पर उसको कैद किया हुआ है। संतोष पंडित एक रात प्लान बनाता है कि वो रात के अंधेरे में पूलन देवी को वहाँ से आज़ाद करवाएगा और वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता है। पूलन देवी को वापस लाने के बाद संतोष पंडित पूलन देवी को एक इंसान जिसका नाम मान सिंह था उसके साथ उसकी मुलाकात करवाता है। पूलन देवी मान सिंह के साथ मिलकर अब अपने गैंग बनाने पर काम शुरू कर देती है। मान सिंह उसको सपोर्ट करता है। असले में आसपास के एरिया में ये लोग छोटी मोटी डकैतियां शुरू करते हैं क्योंकि इनका गैंग दोबारा से बन रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब पूलन देवी उस गैंग को बहुत मजबूत बना देती है और पूलन देवी ही उस गैंग की अब लीडर होती है। मान सिंह उसकी सपोर्ट में होता है, उसने उस गैंग को बनाने में पूलन देवी की मदद की होती है। लेकिन अब वो गैंग दोबारा बिल्ड हो चुका होता है, वो गैंग दोबारा बन चुका होता है और पूलन देवी अब खुद उस गैंग की लीडर होती है। व्यूअर्स, आप इस काम की शिद्दत से अंदाज़ा लगा लें कि ये काम कितनी जल्दी से हो रहा है। 13 अगस्त 1980 को विक्रम मल्ला कत्ल किया जाता है श्री राम और लाला राम की तरफ से और अब टाइम है 1981 का जब पूलन देवी मान सिंह के साथ मिलकर उसकी सपोर्ट के साथ अपना एक स्टैब्लिश गैंग बना चुकी होती है चंबल के एरिया में। अब पूलन देवी उस गैंग के साथ अपने पूरी टीम के साथ बहमाई गांव पर दोबारा हमला करती है। उन 10 दिनों का, उन 15 दिनों का बदला लेने जो कि श्री राम और लाला राम ने पूलन देवी के साथ एक क़यामत उसके ऊपर बर्पा की थी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती का, जो कि लगातार 10 से 15 दिन उसके साथ जिनसी ज़्यादती लगातार की गई थी। पूलन देवी अब अपने गैंग के साथ 1 साल बाद 1981 में बहमाई गांव पर दोबारा हमला कर देती है। होता कुछ इस तरह है कि पूलन देवी के गैंग के मेंबर उस गांव को घेरे में ले लेते हैं और पूलन देवी उस गांव के अंदर अपने कुछ बंदों के साथ जाती है और उस गांव के सारे मर्दों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि श्री राम और लाला राम और उसके साथी कहाँ पर हैं, उसको बता दिया जाए। लेकिन वो लोग पूलन देवी को ये बात नहीं बताते। पूलन देवी उनको बार बार मौका देती है कि जो लोग उनको बताएंगे कि श्री राम और लाला राम या उनके गैंग वाले कहाँ पर छुपे हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उन 20 से 20 लोगों में से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। इसके बाद पूलन देवी सिर्फ एक इशारा करती है कि उन 20 लोगों को खड़े खड़े वहाँ पर मार दिया जाता है, उनके अंदर गोलियां उतार दी जाती हैं। इस तरह 20 लोगों का कत्ल एक ही टाइम पर पूलन देवी करवा देती है अपने गैंग से और ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये 20 लोगों का कत्ल उस टाइम पर 1980s में कोई आम बात नहीं थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैलती है।
उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है वो हिल जाती है कि इतना बड़ा कत्ल, इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है। सबको पता चल जाता है कि ये जो चंबल का गांव में फूलन देवी का जो गैंग है और ये जो और छोटे मोटे गैंग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सिर्फ कास्ट सिस्टम पर ऑपरेट कर रहे हैं। जो गैंग ठाकुरों से बिलोंग रखते थे, जिनके लीडर्स ठाकुर होते थे, वो मल्लाह कम्युनिटी के गैंग पर हमले करते थे। मल्लाह कम्युनिटी वाले ठाकुर कम्युनिटी वाले गैंग्स पर हमला किया करते थे। तो वहाँ की जो कैपिटल गवर्नमेंट थी उस टाइम, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ख़ास तौर पर ये ऑर्डर किए कि फूलन देवी को हर हालत में, हर सूरत में फूलन देवी से सरेंडर करवाना है। यूपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और यूपी के साथ बॉर्डर लगता है एमपी का, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं। ये दो सूबे साथ साथ लगते हैं और फूलन देवी का गैंग इन दोनों सूबों में ऑपरेट करता था। ये बात ज़हन में रखिए कि ये जो 20 कत्ल हुए थे ये उत्तर प्रदेश की हदूद के अंदर हुए थे। सो इस वजह से फूलन देवी उत्तर प्रदेश में भी वांटेड थी और फूलन देवी साथ साथ मध्य प्रदेश एमपी में भी वांटेड थी। दोनों सूबों की पुलिस फूलन देवी को ढूंढने में लगी होती थी, लेकिन ये हाथ नहीं आते थे। जब वहाँ की पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती थी तो ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर क्रॉस करके यूपी के अंदर आ जाया करते थे, और जब यूपी की उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती थी तो ये बॉर्डर क्रॉस करके मध्य प्रदेश में चले जाया करते थे। लेकिन ये 20 कत्ल बहमाई गांव में जो हुए थे ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे। सो इंडिया की गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट भी, ये लोग इस बात पर लग गए, इन कोशिशों में लग गए कि फूलन देवी से सरेंडर करवाया जाए। इस तरह इन्होंने कुछ ऑफिशियल्स बीच में डाले और ये कोशिशें की कि फूलन देवी को सरेंडर करवाने पर मजबूर किया जाए। और हुआ भी कुछ इस तरह। फूलन देवी से कई हाई ऑफिशियल्स ने छुप छुपा कर मुलाकातें की, अपने बंदों को भेजा। ये लोग विदाउट असला जाया करते थे, अकेले जाया करते थे, तब जाके फूलन देवी से मिला करते थे। फूलन देवी के गैंग का इतना खौफ पूरे इंडिया में था, उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था। खैर इन द एंड आपको ये बताऊं कि फूलन देवी इस बात पर राज़ी हो जाती है कि वो सरेंडर कर देगी, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती हैं। फूलन देवी तकरीबन 6 शराइत रखती है। पहली शराइत तो वो ये रखती है कि फूलन देवी जो सरेंडर करेगी वो मध्य प्रदेश में करेगी, वो उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी जहाँ पर उसने वो 20 कत्ल किए थे। दूसरी शर्त वो ये रखती है कि उसकी बकरी और उसकी भैंस, क्योंकि फूलन देवी उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, तो वो उसकी बकरी और उसकी भैंस आज भी वहाँ पे उसके घर में, उसके गांव में मौजूद होती है। तो वो ये कहती है कि वो मेरी भैंस और मेरी बकरी मुझे मेरे साथ रखी जाएगी जेल में। दूसरी शर्त ये होती है फूलन देवी की। तीसरी शर्त फूलन देवी की ये होती है कि उसके भाई को सरकारी नौकरी दिलवाई जाएगी। इसके साथ चौथी शर्त फूलन देवी ये रखती है कि उसके ख़ानदान वालों को जो उसकी ज़मीनों पे कब्जे किए थे ठाकुरों ने, वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ फूलन देवी की 2 शराइत और भी होती हैं कि उनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, और साथ में एक शर्त ये भी होती है कि उसके गैंग के मेंबर्स किसी को भी इंक्लूडिंग फूलन देवी फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। फूलन देवी की ये 6 की 6 शराइत मान ली जाती हैं। इस तरह 13 फरवरी 1983 में फूलन देवी अपने आप को सरेंडर करने की पेशकश करती है। फूलन देवी का सरेंडर को देखने के लिए उस वक्त तकरीबन 8000 लोग उस जगह पर आए थे, जो कि जिनके सामने फूलन देवी ने सरेंडर करना था। फूलन देवी के ऊपर 22 कत्ल, 23 रॉबरी और 18 किडनैपिंग का केस चलाया जाता है। ये सारे केसेस फूलन देवी के ऊपर मध्य प्रदेश में चलाए जाते हैं और फूलन देवी को इस तरह 11 साल की सज़ा होती है, जो कि मध्य प्रदेश की जेल में ही फूलन देवी ने गुजारनी थी। इस तरह फूलन देवी मध्य प्रदेश में कैद हो जाती है और उसकी 6 की 6 शराइत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मान भी नहीं जाती है। मध्य प्रदेश के एक सियासतदान हैं जिनका नाम मुलायम सिंह यादव है। 1994 में वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए फूलन देवी को जेल से रिहाई दिलवा देते हैं। फूलन देवी 1994 में जेल से रिहा हो जाती है। इसके बाद फूलन देवी तकरीबन 1995 में उमेद सिंह नामी बंदे से 1995 में फूलन देवी शादी कर लेती है।
इसके बाद मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को सियासत में लेकर आ जाते हैं और फूलन देवी को वो टिकट भी देते हैं। फूलन देवी मिर्ज़ापुर से अपनी इलेक्शन का आगाज़ करती है और फूलन देवी मिर्ज़ापुर से 1996 में वहाँ से जीत भी जाती है। 1996 की जीत मिर्ज़ापुर से फूलन देवी की सियासत में एंट्री होती है। इस तरह 1999 में होने वाले इलेक्शन में भी फूलन देवी दोबारा मिर्ज़ापुर से जीत जाती है और सियासत में एक बड़ा चमकता नाम उभर कर सामने आती है। यहाँ पर फूलन देवी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। सन 2001 की बात है। फूलन देवी एक मशहूर पॉलिटिशियन तो बन ही चुकी होती है, लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, लोग उसको जानते भी हैं, ऑलरेडी पहले भी जानते थे उसको। एक डकैत और डाकू की वजह से फूलन देवी की रेपुटेशन अब एक अच्छी रेपुटेशन थी। लोग ये जानते थे कि फूलन देवी ने अपनी सज़ा काटी भी है और अब वो एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रही है। अब वो लोगों की खिदमत में लग गई है, एक सियासतदान बन गई है। 2 बार फूलन देवी मिर्ज़ापुर से इलेक्शन भी जीत चुकी थी। सन 2001 की बात है। फूलन देवी असेंबली का सेशन अटेंड करके गवर्नमेंट की दी हुई गाड़ी में अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपने ही घर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया होता है, लॉजिस जो भी आप उसे कह लें, वहाँ पर आ रही होती है, जिसका डिस्टेंस उस असेंबली से हार्डली कोई 10-12 मिनट का था। जब वो वहाँ आकर उसकी गाड़ी अपने घर के सामने रुकती है तो वहाँ पर चंद लोग गाड़ी पर ऑलरेडी बैठे होते हैं जो कि फूलन देवी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे फूलन देवी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ उतरती है अपनी गाड़ी से तो वो लोग फूलन देवी पर अंधाधुंध फायर खोल देते हैं। फूलन देवी को तकरीबन 5 गोलियाँ लगती हैं। 1 गोली उनकी माथे पर लगती है, बाकी गोलियाँ उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगती हैं और एट द स्पॉट फूलन देवी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी ज़ख्मी होता है और फूलन देवी का जो उमित सिंह शौहर वो फ़ौरन वहाँ पर घर से बाहर निकलता है और इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल भी की जाती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी गाड़ी पर ही फूलन देवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फूलन देवी के कत्ल के पीछे वजूहात को वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने को लग जाती है, लेकिन कुछ महीने कुछ पता नहीं चलता। सन 2001 में ही कुछ महीनों बाद फिर अचानक से एक नाम सामने आता है जो था पंकज शेर सिंह राणा। ये शेर सिंह राणा अचानक से मीडिया पर आ जाते हैं और खुद को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और ये इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने ही फूलन देवी के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसको कत्ल किया। जिसके पीछे वो ये वजह बताता है कि वो 20 बंदे जो कि फूलन देवी ने बहमाई गांव में कत्ल किए थे वो ठाकुर थे और वो इन्हीं के जानने वाले या रिश्तेदार थे या कोई भी करीबी रिश्ता इनका उनसे लगता है। सो इस वजह से पंकज शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को 2001 में कत्ल किया। इसके बाद शेर सिंह राणा के ऊपर केस चलता है, बहुत सी गवाहियाँ पेश होती हैं मुखालफत में भी और उसकी हमायत में भी, लेकिन अदालत शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और सन 2014 में ये सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से शेर सिंह राणा को दोबारा बेल मिल जाती है और वो आज़ाद हो जाता है और आज भी शेर सिंह राणा इंडिया में आज़ाद ही फिर रहा है। व्यूअर्स, हमारे आज के इस व्लॉग में मैंने आपको ये बताया कि फूलन देवी ने अपने बचपन में किस हद तक ज़्यादतियाँ और जुल्म बर्दाश्त किया। आपने ये सारा व्लॉग ज़रूर सुना। आप काइंडली मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि फूलन देवी के साथ उसकी ज़िंदगी में और उसके मरने के वक्त तक उसने जो जो कुछ किया क्या वो सही था या वो गलत था। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमारे चैनल TBS इन्फोटेनर को आप सब्सक्राइब भी करते हैं। हमारी वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको आप शेयर भी कर दिया करें, इसको लाइक्स भी कर दिया करें। मैं इस तरह की और भी काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी स्टोरीज आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।